चलिए आ गए क्या सभी लोग? स्टार्ट करें। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा। भारतीय संविधान में श्रम संबंधी प्रावधान। 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 देखिए भारतीय संविधान के अंदर आपने दो मेजर चीजें पढ़ी हुई हैं, एक है मौलिक अधिकार और एक है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ कुछ जगहों पे आपके श्रम संबंधी प्रावधान है, लेकिन जो ज्यादातर आपकी संभावना है प्रश्न बनने की वो आपके या तो फंडामेंटल राइट से या फिर डीपीएसपी से, आपके नीति निर्देशक तत्वों से बनेंगी। ठीक, तो आप सबसे पहले एक हेडिंग डाल दीजिएगा इसमें, भारतीय संविधान में श्रम संबंधी प्रावधान। उसके बाद में यहाँ पे नोट कीजिएगा संविधान के भाग 3, संविधान के भाग 3 भाग 3 और भाग 4, संविधान के भाग 3 और भाग 4 में क्रमशः मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के भाग 3 और भाग 4 में क्रमशः मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में श्रम संबंधी कुछ प्रावधान निहित है। श्रम संबंधी कुछ प्रावधान निहित है। ये बताइएगा, भाग के बारे में पढ़ रहे हैं तो संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। कितने शेड्यूल हैं? शेड्यूल या अनुसूची? 12 अनुसूची है। पहले कितने थे? 8 अनुसूची थे। उसके अलावा कुल संविधान में कुल आर्टिकल कितने हैं? 395। कम ज्यादा है क्या? ये कुछ कम या कुछ ज्यादा अलग डेटा पढ़ा होगा आपने? 395 वैसे एग्जैक्ट फिगर है, लेकिन कुछ अगर उसके अंदर जो बाद में ऐड हुए प्रोविजन उनको मिला दें तो इसकी संख्या अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मिलेगी। आपको आंसर क्या लेना है? 395। ठीक, तो भारत के संविधान के भाग 3 और भाग 4 में क्रमशः फंडामेंटल राइट भाग 3 में और डीपीएसपी भाग 4 में निहित है। इसमें कुछ ऐसे बिंदु हैं जो कि आपको श्रम के विषय में पूछे जा सकते हैं, श्रम संबंधी प्रावधानों से संबंध उसको रिलेट करके पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो अब सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार में कुल कितने मौलिक अधिकार शामिल हैं? 5, 6 या 7? 6। पहले कितने होते थे? 7। कौन सा हटा था? संपत्ति का अधिकार हट गया था। ठीक, तो इसी में एक अधिकार है आपका आर्टिकल नंबर 14। 14 क्या कहता है?
विधि के समक्ष समानता। ठीक है, तो सबसे पहले आप नोट करना शुरू कीजिएगा, संविधान के भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकार, इसके अंदर आर्टिकल नंबर 14, या आप इन दोनों को नोट कर चुके हैं तो सीधे आर्टिकल के फॉर्मेट में नोट करना शुरू कीजिएगा, सारे आर्टिकल कवर हो जाएंगे जितने भी आपके लेबर लॉ से संबंधित हैं। सबसे पहला आर्टिकल है आपका 14, 14 अनुच्छेद 14 या आर्टिकल 14। आर्टिकल 14, कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता या विधि के समक्ष समानता। इस फंडामेंटल राइट का पूरा स्टेटमेंट आपको याद है क्या? ये सिर्फ उसका एक पक्ष हुआ, विधि के समक्ष समानता। इसमें और आगे क्या चीज जुड़ा हुआ है? विधि का समान संरक्षण, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। ठीक, अभी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? विधि के समक्ष समानता। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस स्टेटमेंट को लेकर के, किसको? विधि के समक्ष समानता, इस स्टेटमेंट को लेकर के इसके बारे में अलग अलग समय पे अलग अलग डिसीजंस आए हैं, जिसमें उन्होंने क्या व्याख्या की है उसको आगे देखिएगा। ठीक, इसमें सबसे पहले पॉइंट नोट कर लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस कानून की व्याख्या या इस अनुच्छेद की व्याख्या के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस अनुच्छेद की व्याख्या के द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान लागू किया गया। समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान लागू किया गया। ठीक, विधि के समक्ष समानता ये हमारे फंडामेंटल राइट में लिखा हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अलग अलग जजमेंट्स में, अपने अलग अलग डिसीजंस में इसको क्या इंटरप्रेट किया है, इसकी व्याख्या क्या की है कि इसी समानता के अंतर्गत अलग अलग लोगों को जो अलग अलग कार्यों में जो समान वेतन मिलने चाहिए उसके बारे में बताया है। समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान इसी से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिएगा, अपवाद या एक्सेप्शन। अपवाद या एक्सेप्शन, शारीरिक क्षमता, अपवाद या एक्सेप्शन करके डैश कीजिएगा, उसी में कुछ पॉइंट है उसको नोट करते हैं। शारीरिक क्षमता, अक्षमता के बारे में बात नहीं की जा रही है ना, क्षमता के बारे में बात की जाए। शारीरिक क्षमता, कौमा, अकुशल और कुशल श्रमिकों, अकुशल और कुशल श्रमिकों को उनकी योग्यता के हिसाब से या उनकी योग्यता के अनुसार भुगतान किया जाएगा। कुशल और अकुशल और कुशल श्रमिकों को उनकी योग्यता के अनुसार भुगतान किया जाएगा। ठीक, आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समानता। इस समानता के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिस्क्राइब किया, इसकी व्याख्या अलग तरीके से की और ये बताया कि सभी को, ये कोई व्यक्ति जो कि समान कार्य कर रहे हैं उनको समान वेतन दिया जाएगा। इसमें लिंग के आधार पर महिला पुरुष को या एज के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 16, 16, आर्टिकल 16, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 16 में क्या दिया गया है? हाँ मैम, आरक्षण। किस प्रकार का आरक्षण है? आर्टिकल नंबर 16 में, अच्छा 16 का पूरा अगर आपको स्टेटमेंट याद हो तो बताइएगा। आर्टिकल नंबर 16 में क्या दिया गया है?
आर्टिकल नंबर 16 के अंदर क्या दिया गया है? ठीक, याद नहीं आ रहा होगा तो इसको लिख लीजिएगा। लोक अभियोजन में अवसर की समानता। लोक अभियोजन में अवसर की समानता। लोक अभियोजन में अवसर की समानता। ये जो आर्टिकल है इसके अंदर काफी सारे प्रोविजंस हैं। 16 के अंदर 16 1 2 3 इस तरीके से काफी सारे प्रोविजंस हैं। मतलब आर्टिकल 16 के उप अनुच्छेद कह सकते हैं उसको। तो उसके बारे में आपको याद रखना होगा क्योंकि वो सभी लगभग किसी ना किसी तरीके से लेबर लॉ से कनेक्टेड हैं। उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में हम यहाँ पे चीजें नोट कर लेते हैं। ठीक, आर्टिकल नंबर 16 आपने नोट किया। इसी के बाद में नोट कीजिएगा 16 1, 16 ब्रैकेट के अंदर 1, 16 कोष्टक के अंदर 1, 16 1। इसमें दिया गया है राज्य के अधीन सभी नागरिकों को, राज्य के अधीन सभी नागरिकों को सरकारी सेवाओं में या सरकारी सेवाओं के लिए समान अवसर दिया जाएगा। राज्य के अधीन सभी नागरिकों को सरकारी सेवाओं के लिए समान अवसर दिया जाएगा। यहां पे जो राज्य शब्द आप लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है? स्टेट, जैसे कि छत्तीसगढ़ स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट, मध्य प्रदेश स्टेट। यहां पे राज्य का मतलब है सरकार से। राज्य, यहां पे जो आप राज्य लिख रहे हैं, जब आप पॉलिटी पढ़ रहे होंगे या फिर रिवाइज कर रहे होंगे तो उसमें आपको एक आर्टिकल मिलेगा, आर्टिकल नंबर 13। 13 में राज्य का डिस्क्रिप्शन है, राज्य किसको कहा जाएगा। ठीक है, राज्य की परिभाषा दी गई है आर्टिकल नंबर 13 में। तो राज्य में क्या क्या शामिल है? संसद, भारत की पूरी सरकार या केंद्र सरकार कह सकते हो, उसके अलावा राज्य की सरकार या विधानसभा या राज्य की सरकार। तीसरा, जो भी लोकल गवर्नमेंट है, पंचायती राज या नगर नगर निगम है, ये सभी राज्य के अंदर शामिल किए गए हैं। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन कहाँ पे दिया गया है? आर्टिकल नंबर 13। पॉलिटी पढ़ते समय उसको रिवाइज कीजिएगा। ठीक, तो अभी आप जो राज्य लिख रहे हैं ध्यान रखिएगा, ये राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के बारे में नहीं है, सरकार के बारे में है। राज्य के अधीन सभी नागरिकों को सरकारी सेवाओं के लिए समान अवसर। 16 2, 16 1 नोट किया आपने, 16 2 आर्टिकल नंबर 16 के अंदर सेकंड पॉइंट है 16 2। इसमें किन आधारों पर विभेद किया जाएगा या नहीं किया जाएगा उसके बारे में बताया गया है। नोट कीजिएगा, धर्म, मूल वंश, धर्म कौमा मूल वंश कौमा जाति कौमा लिंग कौमा जन्म स्थान, जन्म स्थान कौमा उद्भव, ओरिजिन, उद्भव एवं निवास के आधार पर, निवास के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध, निवास के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। निवास के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। यहीं पे एक और चीज बस फैक्ट के तौर पे याद रखिएगा या फिर नोट कीजिएगा, अगर आपको याद है तो कोई बात नहीं, पहले सुन लीजिए कि क्या क्या चीज मैं डिस्कस कर रहा हूं। आपने आर्टिकल नंबर 15 भी पढ़ा है, क्या है आर्टिकल 15 में? ठीक, इन सभी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 16 में ये जो सेकंड पॉइंट आप नोट कर रहे हो, इसके बारे में विशेष बात यह है कि ये आर्टिकल नंबर 15 से ज्यादा विस्तृत है। ठीक है, वहां पे 5 आधार दिए गए हैं भेदभाव न करने के, यहाँ पे उद्भव और निवास भी जोड़ा गया है। ठीक है, अगर ये बात याद रह जाए तो अच्छा है, या फिर चाहे तो नोट कर लीजिएगा
कि यह अनुच्छेद आर्टिकल 15 या अनुच्छेद 15 से भी अधिक विस्तृत है। यह अनुच्छेद किस अनुच्छेद की बात हो रही है? आर्टिकल 16(2) की, या ठीक आर्टिकल 16(2). यह अनुच्छेद आर्टिकल 15 से भी ज्यादा विस्तृत है। यह अनुच्छेद आर्टिकल 15 से भी ज्यादा विस्तृत है। और उसका रीजन क्या है? जो दो वर्ड आपने लिखे हैं उसको बस अंडरलाइन कर लीजिएगा, उद्भव और निवास। उद्भव और निवास, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। बाकी के सारे वर्ड्स, भेदभाव जो न करने के जो क्राइटेरिया है वो 15 में भी डिफाइन है, यहाँ पे उद्भव और निवास एक्स्ट्रा है। नेक्स्ट 16(3), 16(3). इसमें है संसद विधि द्वारा कुछ सरकारी सेवाओं में, संसद विधि द्वारा कुछ सरकारी सेवाओं में निवास की अर्हता लागू कर सकता है। संसद विधि द्वारा कुछ सरकारी सेवाओं में निवास की अर्हता लागू कर सकता है। जैसे अभी हाल ही में जो हॉस्टल वार्डन का पेपर आया था, उसको क्या किया गया था कि ऑल इंडिया के लिए ओपन कर दिया गया था, फिर उसको वापस लिया गया और कहा गया कि अभी जब आएगा तो संभवतः उसमें प्रोविजंस यही रहेंगे कि केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही उस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये निवास की जो अर्हता है ये इसी से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट 16(4), 16(4). पिछड़े वर्गों को आरक्षण का प्रावधान। पिछड़े वर्गों को आरक्षण का प्रावधान। ठीक, जो भी रिजर्वेशन का जो भी मामला चल रहा है वो 16(4) से रिलेटेड है। नेक्स्ट 16(5), 16(5). राज्य को धर्म के आधार पर विभेद की अनुमति। राज्य को धर्म के आधार पर विभेद की अनुमति। राज्य को धर्म के आधार पर विभेद की अनुमति। इसका कुछ एग्जाम्पल आपको याद आ रहा है क्या, जो आप डिस्कस कर सको कि कहां कहां पे धर्म के आधार पर रिजर्वेशन दिया जाता है? अभी तक जो हमने देखा है वो आपके SC ST OBC को उनके सोशल स्टेटस को लेकर के ये प्रोविजन है कि उनको आरक्षण दिया जाएगा। धर्म के आधार पर कहां आरक्षण मिलता है? कहीं पे ऐसा सुना है क्या आपने कि इस सरकारी पोस्ट के लिए केवल हिंदू या केवल मुस्लिम या केवल ईसाई व्यक्ति ही आपके एलिजिबल होंगे? ऐसा कुछ सुना है आपने? कोई ऐसा एग्जाम्पल जो आपको याद आ रहा हो? हाँ, ठीक, वहां पे एक मुस्लिम व्यक्ति ही मौलाना के रूप में अपॉइंट हो सकता है। ठीक, ये जो डिस्क्रिप्शन था लगभग सही है। इसमें क्या बताया गया कि कोई भी ऐसा मंदिर, मस्जिद या चर्च या गुरुद्वारा जो भी सरकार के द्वारा फंडेड है, ऐसा नहीं होगा कि अगर सरकार से वहां पे फंडिंग आ रही है तो वहां पे किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट करने की शक्ति सरकार को मिल जाती है। किसको अपॉइंट किया जाएगा? उस धर्म विशेष से संबंधित व्यक्ति को ही वहां पे अपॉइंट किया जाएगा। जैसे कि जनरली आपके सेना में सैनिक छावनियों के आसपास जो मंदिर होते हैं, मस्जिद होते हैं या चर्च वगैरह होते हैं, वहां पे लोकल जो कस्टम्स को ध्यान में रख करके वहां पे अपॉइंटमेंट किसकी की जाएगी? तो सेना के रूप में भी उनकी अपॉइंटमेंट की जाएगी, पर वो उसी धर्म के व्यक्ति होंगे जो वहां पे पूजा पाठ कर सकेंगे। ठीक है, अगर मंदिर के लिए अपॉइंटमेंट की जा रही है तो कोई हिंदू व्यक्ति होगा, मस्जिद के लिए कोई मुसलमान व्यक्ति होगा। ये इस बात में, ये इस आपके आर्टिकल के अंदर शामिल किया गया है। ठीक, नेक्स्ट 16(6), 16(6). ये आपके
पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लेबर इंस्पेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, क्योंकि इसको हाल ही में इंट्रोड्यूस किया गया है 16/6। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको चाहे तो आप हाईलाइट कर लीजिएगा 16/6। इसमें नोट कीजिएगा 103वें संविधान संशोधन द्वारा 103 103वें संविधान संशोधन द्वारा अंतः स्थापित का मतलब है कि पहले संविधान में ये हिस्सा नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया है। 103वें संविधान संशोधन द्वारा अंतः स्थापित, इसके अंतर्गत वर्तमान आरक्षण के अतिरिक्त ईडब्ल्यूएस श्रेणी को अधिकतम 10% आरक्षण दिया जाएगा। अधिकतम 10% आरक्षण दिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। ठीक, तो 16/6 हाल ही में इंट्रोड्यूस किया गया है, 103वें संविधान संशोधन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। और इसमें क्या बताया गया है कि ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए मैक्सिमम 10% रिजर्वेशन लागू होगा। वर्तमान में जो भी रिजर्वेशन है उसके अलावा ये रिजर्वेशन है। अच्छा, इसमें यह भी प्रावधान है कि चाहे इसको लागू करने से 50% की लिमिट जो है, ठीक है, 50% टोटल रिजर्वेशन 50% देने का लिमिट रखा जाता है किसी भी राज्य में। अगर ये लिमिट क्रॉस भी होती है तो भी कोई समस्या नहीं है, इसको लागू किया जाएगा। ठीक, इसमें आपको ये बताना पड़ता है कि आप जो है वो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, और पिछड़े होने का प्रमाण कैसे देंगे। अगर आपका आय प्रमाण पत्र, आय जो प्राइवेट जॉब में है उनके लिए इजी होता है कि वो बता सकें खुद को पिछड़े वर्ग से, आर्थिक ईडब्ल्यूएस कोटा से। दूसरी चीज, जो सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको उनकी सैलरी अगर एक फिक्स लिमिट से कम है तो वो भी ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या उनके पास अगर एक फिक्स खेत है, 2 एकड़ 4 एकड़ की जो भी लिमिट होगी इसके प्रोविजन के अंदर, उससे कम अगर खेत है वो भी ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या शहरी क्षेत्र में 750 या 1000 स्क्वायर फीट एक लिमिट है, अगर उससे कम प्लॉट में उसके पास घर है या कच्चा मकान है वो भी ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस के लिए काफी सारे प्रोविजंस हैं, इसको आप एक बार देखिएगा। ठीक, तो आर्टिकल नंबर 16 में जितने प्रावधान थे, जो भी इंपॉर्टेंट प्रावधान थे वो हमने नोट कर लिए। नेक्स्ट नोट कीजिएगा आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 19 में क्या दिया गया है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नोट कर लीजिएगा, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये आपके लेबर लॉ से किस तरीके से संबंधित है, इसके अंदर एक प्रोविजन है। ठीक है, आर्टिकल 19 आपने नोट किया, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक प्रोविजन है वो इंपॉर्टेंट है, उसको नोट कीजिएगा। आर्टिकल नंबर 19 एक सी, आर्टिकल नंबर 19 1C। आर्टिकल नंबर 19 1C ये एक प्रोविजन है, इसके अंदर जो आपको कुछ कानून बताया, कुछ डिस्क्रिप्शन है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें नोट कर लीजिएगा 19 1C में संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19 1C इसमें है संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसी में नोट कीजिएगा, जैसे राजनीतिक दल कॉमा श्रमिक संघ, जैसे राजनीतिक दल कॉमा श्रमिक संघ कॉमा कंपनी कॉमा सोसाइटी एवं साझेदारी
इत्यादि एवं साझेदारी इत्यादि। ठीक, राजनीतिक दल, श्रमिक संघ, कंपनी, सोसाइटी, साझेदारी इत्यादि। नेक्स्ट इसी में ही एक और पॉइंट है, इसको नोट कीजिएगा। यह कानून या यह आर्टिकल, यह अनुच्छेद ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, यह अनुच्छेद ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 को भी समर्थन देता है। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 को भी सपोर्ट करता है या समर्थन देता है। ठीक, संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो कि आपके प्रीवियस लॉ या फिर आने वाले लॉस को भी सपोर्ट करते हैं, ये उन्हीं में से एक है। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 इसको भी सपोर्ट करता है आपका 19(1)(c). नेक्स्ट 19(4). 19(4) में क्या दिया गया है? यहां पे कुछ अपवाद दिए गए हैं। जो 19(1)(a)(b)(c) है वहां पे आजादी दी गई है। उसके बाद में 19(2), 3, 4 ये जो है वो अपवाद या एक्सेप्शन से संबंधित है। ठीक, 19(4) इसमें नोट कीजिएगा। 19(4) में संघ बनाने की स्वतंत्रता के अपवाद, संघ बनाने की स्वतंत्रता के अपवाद। कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं, कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं जिनसे आपके यूनियन को समाप्त किया जा सकता है सरकार के द्वारा? ठीक, इसमें कुछ कॉमन रीजंस हैं, 3 रीजंस हैं। सबसे पहला है सदाचार, दूसरा है लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था, तीसरा है भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की संप्रभुता और अखंडता। यदि किसी संघ बनाने से इन तीनों का ही अगर वायलेशन होता हो, नुकसान होता हो, ऐसी स्थिति में उस संघ को नलीफाई किया जा सकता है सरकार के द्वारा, उसको रद्द किया जा सकता है। ऐसे किसी संघ को मान्यता देने से उसको रद्द किया जा सकता है सरकार के द्वारा। ठीक, किन किन आधारों पर? सदाचार, लोक व्यवस्था और भारत की एकता और अखंडता, संप्रभुता और अखंडता। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 23। आर्टिकल नंबर 23। आर्टिकल नंबर 23 में क्या दिया गया है? बलात् श्रम। ठीक, इसका पूरा स्टेटमेंट है, उसको नोट कर लीजिएगा। मानव दुर्व्यापार, बेगार, मानव दुर्व्यापार कौमा बेगार कौमा बलात् श्रम का प्रतिषेध। मानव दुर्व्यापार कौमा बेगार कौमा बलात् श्रम का प्रतिषेध। इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है वो बताइएगा। जैसे कि मानव दुर्व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसका मतलब क्या है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हाँ मैम, दुर्व्यवहार नहीं भाई, दुर्व्यापार है। स्पेलिंग सही नोट कर रहे हैं आप लोग? मानव दुर्व्यापार, व्यापार बिजनेस से रिलेटेड है, खरीद फरोख्त से रिलेटेड है। दुर्व्यापार, दुर्व्यवहार नहीं है, दुर्व्यापार है, खरीद फरोख्त से संबंधित है। ठीक, तो मानव दुर्व्यापार या ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है? वैसे मैंने बता ही दिया, खरीद फरोख्त से संबंधित है, लोगों को वस्तु की तरह खरीदी बिक्री करना। ठीक है, पहले जमाने में जब अंग्रेज क्या करते थे? लेबर्स को
चीप रेट पर खरीद लेते थे, परमानेंट उनकी कमोडिटी या वस्तु की तरह उनसे वो ट्रीट करते थे। ठीक है, नेक्स्ट बेगार, इसका मतलब क्या है? बेगार, बेगारी करना। बेगार क्या है? बेगार का मतलब है काम करवाना और पैसे न देना। उसके बाद लास्ट है बलात् श्रम, इसका मतलब क्या है? जबरन काम करवाना, काम नहीं करने चाह रहा है फिर भी करवाना। बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा है फिर भी उसको पढ़ाया जा रहा है माँ बाप के द्वारा, तो बलात् श्रम करवाया जा रहा है बच्चों से। आर्टिकल 23 के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट में सीधे जा सकते हो। हाँ, आपको बोलना पड़ेगा कि आपको बलात् श्रम में लगाया गया है, तो सब सरकार एक रिट जारी करे। डिपेंड करता है उनके क्राइम के ऊपर। अगर उन्होंने सिर्फ बलात् श्रम में आपको लगाया है तो कम हो जाएगी, उनके साथ अगर वो अत्याचार भी कर रहे हैं, मारपीट भी कर रहे हैं, तो और ज्यादा हो सकती है। बुक फेंक के, चप्पल फेंक के अगर मारा जा रहा है, अच्छा ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इनमें कोई सजा नहीं होने वाली है। कुछ ऐसे प्रावधान है जहां पे डिफाइन किया गया है बेगार क्या है, क्यों किसको बेगार माना जाएगा। ऐसा होगा तो फिर सारे बच्चे कोर्ट केस में ही पकड़े जाएंगे, सब अपने माँ बाप के खिलाफ केस करते रहेंगे। बच्चा KG 1 में गया, उसको स्कूल नहीं जाना है, वो केस कर देगा। हाँ ये भी है, आर्टिकल नहीं पता होगा उसको। तो कुछ ऐसे सीनियर्स जिनको आर्टिकल का नॉलेज है, वो सारे बच्चों का यूनियन बना लेंगे। चड्डी गैंग यूनियन, एक मूवी आया था ना चिल्लर पार्टी, सारे लोग चड्डी पहन के निकल जाते हैं बच्चे लोग अपने कुछ अधिकारों के लिए। ठीक, आर्टिकल 23 मानव दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम के बारे में है। ठीक, इसमें हमारे काम का क्या चीज है, इसको नोट कीजिएगा। चलिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट है, इसमें सबसे पहले नोट कीजिएगा, अंग्रेजों और जमींदारों द्वारा प्रचलित अंग्रेजों और जमींदारों द्वारा प्रचलित बेगार पर प्रतिबंध। जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया गया, संविधान बनाया गया, ध्यान दिया गया कि अंग्रेजों के द्वारा कौन कौन से लागू कानून है और जमींदारों के द्वारा जो लागू कानून थे, जैसे कि ये बेगार, इसको एबॉलिश कर दिया गया, समाप्त किया गया। ठीक है, अंग्रेजों और जमींदारों द्वारा प्रचलित बेगार पर प्रतिषेध या प्रतिबंध। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी में नेक्स्ट पॉइंट है, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत या इसी अनुच्छेद के अंतर्गत बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, इस अनुच्छेद के अंतर्गत बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 पारित किया गया। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 पारित किया गया। ठीक, इन आर्टिकल्स के बारे में हम आगे देखने वाले हैं। ठीक, आर्टिकल 23 के बाद में है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24, इसमें नोट कीजिएगा, बाल श्रम के सभी रूपों का बाल श्रम के सभी स्वरूपों पर प्रतिबंध। बाल श्रम के सभी स्वरूपों पर प्रतिबंध। बाल श्रम के सभी स्वरूपों पर प्रतिबंध। और भारत के संविधान में किसको बाल श्रमिक माना जाता है?
14 साल से कम वालों को। तो चाहो तो वहीं पे नोट कर लीजिएगा अंडर 14, U14 ऐसा नोट कीजिएगा ताकि आपको पता रहे किस चीज के बारे में है। अंडर 14 एज वालों के बारे में है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इसमें नोट कीजिएगा, बाल श्रम निषेध अधिनियम, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986, कॉमा 2016, 1986 वाले में संशोधन करके दोबारा 2016 में लागू किया गया था, उसी की बात हो रही है। बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986, 2016। ठीक, किस अनुच्छेद के द्वारा समर्थित है ये कानून? तो आर्टिकल 24 के अंदर समर्थन प्राप्त है इस कानून को। नेक्स्ट पॉइंट इसी में नोट कीजिएगा। ये जो पॉइंट है वैसे संविधान से संबंधित नहीं है, एक जनरल फैक्ट है, जनरल नॉलेज से संबंधित है, उसको नोट कीजिएगा। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को 2014 में कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल प्राप्त हुआ। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल प्राप्त हुआ। जो कि इनके द्वारा चलाए जा रहे, कौन सा आंदोलन है इनके द्वारा चलाया जा रहा? जो कि इनके द्वारा चलाए जा रहे बचपन बचाओ आंदोलन, जो कि इनके द्वारा चलाए जा रहे बचपन बचाओ आंदोलन के लिए था, जो कि इनके द्वारा चलाए जा रहे बचपन बचाओ आंदोलन के लिए था। और इस आंदोलन के बारे में आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो बस याद रखिएगा ये आंदोलन जो है वो किन बच्चों के लिए था? तो ऐसे कोई भी बच्चे जो कि फैक्ट्री में या फिर किसी खतरनाक उद्योग में कार्यरत हैं, ऐसे सभी बच्चों को वहां से छुड़ाकर बचाकर लाया जाएगा और उनको रिहेबिलिट किया जाएगा, उनको पुनर्वास किया जाएगा। या कुछ ऐसे बच्चे जिनको कि मेट्रो सिटीज में फैमिलीज ने कैप्चर करके रखा हुआ है और उनसे अवैध तरीके से घर में लेबर या काम करवाया जा रहा है, उन सभी बच्चों को भी छुड़ा कर लाया जाएगा और उनको पुनर्वास किया जाएगा। ठीक, ये सभी किसके अंदर शामिल था? बचपन बचाओ आंदोलन के अंदर। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 39A। 39A किसके अंदर शामिल है? डीपीएसपी या फंडामेंटल राइट्स? डीपीएसपी में शामिल है। फंडामेंटल राइट्स में कहां तक आपके आर्टिकल हैं? 12 से 35 की 35 तक शामिल है। ठीक, आर्टिकल नंबर 39A ये किससे संबंधित है? डीपीएसपी से संबंधित है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है। यहां पे भी आप आर्टिकल बस सीक्वेंस में नोट करते चलिएगा। 39A यहां पे नोट कीजिए, राज्य प्रत्येक नागरिक को समान रूप से आजीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। राज्य प्रत्येक नागरिक को समान रूप से आजीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 39D। आर्टिकल नंबर 39D, प्रत्येक नागरिक को
समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। प्रत्येक नागरिक को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। और इसी में नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा अधिनियम है जो कि इससे संबंधित है, तो नोट कर लीजिएगा, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। ठीक, नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 41। आर्टिकल नंबर 41, सभी नागरिक, इसमें नोट कर लीजिएगा, सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार और शिक्षा पा सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार और शिक्षा पा सकेंगे। आर्टिकल, कुछ कंडीशंस हैं जिसके साथ ये आर्टिकल फॉलो होता है, और वैसे भी ये डीपीएसपी है, इसका मतलब है इसको लेकर के आप किसी भी अदालत में अप्लाई आवेदन नहीं कर सकते हैं। सरकार की जिम्मेदारी है, अगर वो दे दे तो भी ठीक है, नहीं देंगे तो भी ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हो, सीधा आप कोर्ट में जा सकते हो। आर्टिकल नंबर 41 में नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ विशेष वर्ग को सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। कुछ विशेष वर्ग को सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। जैसे एग्जाम्पल, मनरेगा। कुछ आपने लास्ट पॉइंट नोट किया है, कुछ विशेष वर्ग को सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मनरेगा, कॉमा वृद्धावस्था पेंशन, कॉमा मातृत्व लाभ, मैटरनल बेनिफिट्स। ठीक, नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 42। आर्टिकल नंबर 42, इसमें बस एक स्टेटमेंट है, नोट कीजिएगा, काम करने की अनुकूल और मानवोचित दशाएं। काम करने के लिए अनुकूल और मानवोचित दशाएं। मानवोचित दशाएं, मानवोचित नहीं लिख पा रहे हैं क्या, मानव प्लस उचित, इसको संधि कर दीजिएगा, मानवोचित दशाएं, काम करने की अनुकूल और मानवोचित दशाएं। नेक्स्ट पॉइंट, स्त्रियों को प्रसूति सहायता हेतु, स्त्रियों को प्रसूति सहायता हेतु उपबंध, स्त्रियों को प्रसूति सहायता हेतु उपबंध। ठीक, नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 43। 43 में है, कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी, कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योगों का विकास। कर्मियों को निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योगों का विकास। नेक्स्ट है 43A, 43A।
43A या 43A। इसमें है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों को शामिल करना। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों को शामिल करना। ठीक, ये कुछ प्रमुख प्रावधान थे जो कि आपके लेबर लॉ से रिलेटेड हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में से। ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद बस एक छोटा सा पॉइंट लास्ट में जो आपको पॉलिटी में भी याद रखना है, याद होगा आपको, याद नहीं है तो बस नोट कीजिएगा कि डीपीएसपी को लागू करना सरकार की बाध्यता नहीं है। डीपीएसपी को लागू करना सरकार की बाध्यता नहीं है। ठीक, डीपीएसपी को लागू करना सरकार की बाध्यता नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे हमारे जो संविधान में कुछ श्रम संबंधी प्रावधान है, खास करके भाग 3 और भाग 4 में, ये समाप्त होते हैं। और इसके आगे जो तीसरा सेक्शन है उसको हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सेक्शन 3, सेक्शन 4 और 5 ये काफ़ी लंबे हैं, इसको थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा कंप्लीट करने में। आज हमने 2 सेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं, हो सकता है आगे की 2-2 घंटे की क्लास में सिर्फ एक सेक्शन कंप्लीट हो पाए। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।